शासन था। शासन राजनीतिक नहीं था तो क्या था, भौगोल बने आध्यात्मिक था, खाली वो बौद्ध नहीं थे। और आगे देखिए, टिपिकल यूरोपीय इतिहास दृष्टि हीगेल के अगले कथन में लिखा है कि द पीपुल ऑफ इंडिया हैव अचीव्ड नो फॉरेन कॉन्क्वेस्ट। भारत के लोगों ने दूसरे देशों पर विजय प्राप्त नहीं किया। ये काम तो खाली यूरोपीय बदमाशों ने किया था। हीगेल के पहले से यूरोप वाले दुनिया भर के देशों पर कब्जा कर रहे थे। माने इतिहास दृष्टि राजनीतिक ही नहीं, साम्राज्यवादी भी है। तीसरी बात इससे ये निकलती है कि इस कंडीशन को, दो को ध्यान में रखिए, राजनीतिक और दूसरों पर आक्रमण करके जीतने की ही शर्त हो तो खाली यूरोप का इतिहास होगा, न एशिया का इतिहास होगा, न अफ्रीका का इतिहास होगा। इसलिए यूरोप के लोग मानते ही नहीं थे युगों तक कि अफ्रीका और एशिया का कोई इतिहास। ये है राजनीतिक इतिहास। इसी को मैं, और भी आगे उन्होंने इसमें कविता लिखी है, काफी अच्छी भाषा हीगेल लिखते थे, दार्शनिक थे। इसलिए ये भी आगे लिखा है कि हिंदुस्तान वाले विदेशी आक्रमणों के सामने बराबर ध्वस्त और धराशायी होते रहे हैं, उन्होंने किसी और पर जीत हासिल नहीं की है। अब इस इतिहास में जो राजनीतिक इतिहास है, उसमें एक दूसरी विशेषता ये है कि पराजितों और पराधीनों का कोई इतिहास नहीं है। इसीलिए हिंदूज हैव नो हिस्ट्री, क्योंकि वो बराबर पराजित होते रहे उनके अनुसार। ये जो इतिहास है, अभिजन इतिहास, अच्छा चीज अभी बहुत चर्चा हुई, थोड़ी देवेंद्र ने भी की। ये जो सबाल्टर्न हिस्टीरियोग्राफी वाले लोग हैं, वो लोग आरोप लगाते थे दूसरे इतिहासकारों को कि वो लोग इलीट हिस्टीरियोग्राफी लिखते, माने वही अभिजनवादी। अच्छा, ये जो एक आध लोगों को उसमें मैं छोड़ दूं तो अधिकांश लोग जो सबाल्टर्न हिस्टीरियोग्राफी वाले हैं, वो हैं हिंदुस्तानी, रहते हैं अमेरिका में, भारतवासियों को उपदेश देते रहते हैं वहाँ से। इन्हीं लोगों को मैं NRII कहता हूँ, माने नॉन रेजिडेंट इंडियन इंटेलेक्चुअल्स। वो समझाते रहते हैं भारत में। हमारी मजबूरी यही है कि पिछली 2 सदियों से हम खाली समझने के लिए मजबूर हैं, हमें समझने के लिए वो मजबूर नहीं है, हम उनको समझें। पर खैर, एक दूसरा इतिहास इसके समानांतर होता है, जिसको मैं जन इतिहास कह रहा था। इस जन इतिहास की 3 विशेषताएं मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला यह कि यह केवल राजनीतिक नहीं होता, वह जितना राजनीतिक होता है उतना ही सामाजिक और उतना ही सांस्कृतिक भी होता है। दूसरी, अच्छा एक और देखिए, जो राजनीतिक इतिहास है वो तथ्यों पर चलता है। तथ्य मिलते कहाँ हैं?
अभिलेखों में या अभिलेखागारों में, अभिलेख और अभिलेखागार दोनों 99% सरकारी होते हैं। इसलिए ब्रिटिश पीरियड की हिस्ट्री लिखनी हो तो उन्हीं अभिलेखों को आपको मजबूरी में पढ़ना पड़ेगा जो बदमाश अंग्रेजों ने आर्काइव में जमा कर रखा है। वही पढ़ के हमारे यहाँ एक से एक बोफोर्स इतिहासकार हुए। अरे कुछ उसके बाहर भी जाओ ना जी, गांव में आम जनता के बीच में, क्योंकि दे आर सफरर्स ऑफ हिस्ट्री। गांव के लोग, आम जनता, गरीब लोग इतिहास के सफरर हैं। सफरर की कोई मतलब जो पराजित हैं और पराधीन हैं, उनकी उस राजनीतिक इतिहास में कोई जगह नहीं होती। दूसरी बात ये है, इस जन इतिहास की दूसरी विशेषता ये है कि वह अधिकांशतः स्मृति निर्भर होता है मित्रों। इस स्मृति पर आधारित होता है। ये इस जो स्मृति पर आधारित होना है, उसका एक प्रसंग मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि स्मृति के क्या क्या प्रयोजन हो सकते हैं। देखिए, स्मृति का प्रयोजन है वर्तमान के कर्तव्यों के स्रोत के रूप में अतीत को समझना। माने हम 1857 को लोकगीतों के माध्यम से जब समझने की कोशिश करेंगे तो कुंवर सिंह के नाम पर एक लोकगीत है भोजपुरी में, सगरे गुनल का हमार मठिया में मिल गई नाही लेबे पौनी सुराज। तो कुंवर सिंह तो सुराज लेने नहीं पाए बेचारे। क्या आज मिल गया है हमें? सुराज शब्द का अर्थ देखिए, तुलसीदास ने रामचरितमानस में 5 बार सुराज शब्द का प्रयोग किया। वो सब मैंने दे रखा है कांड वाइज, किस कांड में कितनी बार। इस सुराज शब्द जो है स्वराज्य का मूल भी है और उससे थोड़ा आगे भी है। सुराज माने अच्छा राज। अच्छा राज क्या है? भारत में स्वराज मिल गया, गीत उत गाया, हम लोगों ने बाजा उजा बजाया, नाच वाच भी हुई। परिणाम क्या हुआ जी? 70% रेवेन्यू के कानून हिंदुस्तान में वही हैं जो ब्रिटिशर्स ने भारत को लूटने के लिए बनाए थे। आज तक नहीं बदला। 80% क्रिमिनल लॉ वही हैं। अभी जो जेएनयू के बच्चों पर सेडिशन का कानून लागू हुआ था, वो मोदी जी का बनाया हुआ नहीं था, वो अंग्रेजों का बने। हाँ, कभी का वो जब तक थे तब तक में से कभी बनाए। कुछ दिन पहले जमीन हड़पने का एक अभियान जो चला था, वो स्वयं कानून 19वीं सदी के अंत का बना हुआ है, लैंड एक्विजिशन वाला जो मामला। तो कहां से सुराज आ गया? उन्होंने देश को लूटने दबाने के लिए जो कानून बनाया, उसी के तहत आज भी हम जी कम और मर अधिक रहे। हो गया सुराज। इस सुराज का एक और राज सुनिए। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, जिनको अभूतपूर्व कहना ज्यादा बेहतर है,
मनमोहन सिंह गए थे लंदन, उनको ऑक्सफोर्ड से ऑनरेरी डिग्री मिली। सारे प्रधानमंत्रियों को मिलता है, भले ही काय पर लेख लिखना ना है, तो मिला उनको, ऑनरेरी डिग्री मिली। आभार में भाषण दिया और कहा कि हम आपके आभारी हैं अंग्रेजों के कि आपने हमें शासन करना सिखाया। मैंने मनमोहन सिंह को अकबर ने शासन करना नहीं सिखाया, अशोक ने नहीं सिखाया। ये बदमाश एक से एक जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, वो लुटेरा हेस्टिंगस से लेकर बदमाश कैनिंग तक, डलहौजी तक, उन्होंने सिखाया शासन करना। ये है इतिहास का एक रूप। तो जो स्मृति है, गांव के लोग 1857 से संबंधित लोक गीत रचते ही नहीं थे, याद रखते थे। उसका एक दूसरा पक्ष है। स्मृति की दूसरी विशेषता ये है कि पराजितों और पराधीनों की स्मृति बहुत लंबी और दीर्घजीवी होती है मित्रों। बाबा सुनाएंगे अपने बेटे को, बेटा सुनाएगा अपने बेटे को, उसका बेटा सुनाएगा उसको, पीढ़ी दर पीढ़ी स्मृतियां जीवित रहती हैं, यातना की और दमन की। आप चले जाइए, अभी देवेंद्र कह रहे थे नागर जी की किताब के बहाने कि खाली अवध में नहीं है, इलाहाबाद से लेकर बनारस के बीच में एक बदमाश सेनापति था ब्रिटिश का। 1857 में 500 लोगों को पेड़ से लटकाकर उसने फांसी दिया। उधर के अनेक गांवों में आपको पेड़ लोग दिखा के बताएंगे कि इस पेड़ के नीचे 50 लोग लटकाए गए। याद है, वहां पीढ़ी दर पीढ़ी दोनों चीजें, ये पेड़ है, इस पर लटकाए गए थे। ये झांसी की रानी ने ये काम किया। जब उसको लगने लगा कि ये बदमाश यही कर रहे हैं, तो पेड़ ही उसने बहुत सारे कटवा दिए। न रहेगा, पेड़ नहीं लटकाएंगे। तो इसलिए, पर हम काहे याद करते हैं 1857 को? फिर दोबारा पढ़ रहा हूं। वर्तमान के कर्तव्य के स्रोत के रूप में हम अतीत को याद करते हैं। माने साम्राज्यवाद विरोधी चेतना को बनाए रखने के लिए हम 1857 को याद करते हैं। हमारा वो साम्राज्यवाद विरोधी उदात्त संघर्ष है भारत का। दूसरी बात ये है कि स्मृति में हम अतीत में जाते हैं और उस अतीत को वर्तमान की नैतिक तथा राजनीतिक योजना के अनुकूल ढालते हैं। हम जो चाहते हैं करना वही याद भी रखते हैं। इस प्रसंग में एक और बात है, अतीत स्मृति के उन पक्षों से जुड़ती है जो अधूरे हैं। माने साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष हमारा अधूरा है। ये जो आजादी मिली, तो उस जमाने में लोग कहते थे, जब जो कहते थे उन्होंने भी, मूर्खों ने, बदमाशों ने लागू नहीं किया कि ये झूठी है, तो कुछ दिन और कहते रहते। उसके बाद से चुनाव न लड़के उसी में शामिल हो। नहीं नहीं, सच्ची है, एमपी हो जाएंगे, हवाई जहाज पर उड़ेंगे। गांव के लोग तो उसी बैलगाड़ी पर आज भी चल रहे हैं जो अंग्रेजों के जमाने में चलती थी। स्मृति के लिए वही घटनाएं व्यतीत होती हैं जिनसे जुड़े दायित्व तो पूरे हो चुके हैं। माने हर अतीत व्यतीत नहीं होता मित्रों। व्यतीत माने बीता हुआ, गया, समाप्त। तो ये जो
जन इतिहास है, इसीलिए मैंने शुरू में आपसे कहा था कि वह स्मृति निर्भर होता है, क्योंकि उसका कोई सरकारी दस्तावेज तो होता नहीं। माने जांच कमीशन बैठने पर भी यह सामने नहीं आया कि कहां, स्थानीय स्तर पर जांचों में ये सामने आया कि लखनऊ में जो 1857 में लड़ाई हुई, उसमें 2.5 लाख लोग मारे गए। उसमें यह रिकॉर्ड है कि केवल 25,000 सैनिक थे दोनों ओर के, बाकी 2.5 लाख में जो बचे वो आम जनता थी। इसके बाद से ब्रिटेन ने लोकतंत्र, अपना लोकतंत्र के नाना दादा हैं वो, गांधी जी ने ठीक कहा था, ब्रिटिश पार्लियामेंट और लोकतंत्र। अब मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, यहाँ लड़कियां बहुत हैं, ऑफेंसिव बहुत, गांधी जी ने कहा था ऐसी भाषा। गांधी जी सच बोलने के लिए सजनता का सहारा वहारा नहीं लेते थे, ऐसा सच बोलते थे। कहा था उन्होंने कि ये जो लोकतंत्र, ब्रिटिश पार्लियामेंट है, वो बेस्या है। माने जो चाहे कानून पास करवा लीजिए वहां से। ये अंबानी पर निर्भर है कि भारत का पार्लियामेंट कौन सा कानून पास करेगा। पर खैर, तो ये जो जन इतिहास है, इसके बारे में एक साहित्यकार की राय सुनिए। माने वो जो इतिहास है उसके बारे में, और साथ ही जन इतिहास के बारे में ये लिखा है। कृष्णा सोपती ने जिंदगी नामा अपने उपन्यास के आरंभ में दोनों प्रकार के इतिहासों के बारे में उन्होंने लिखा है। कृष्णा जी वैसे भी जब गद्य लिखती हैं तो कविता लिखती हैं, पर ये तो शुद्ध कविता है मुक्त छंद में। आप सुनिए। वह नहीं, इतिहास दो तरह का। पहला, वह नहीं जो हुकूमतों की तख्तगाहों में प्रमाणों और सबूतों के साथ ऐतिहासिक खातों में दर्ज कर सुरक्षित कर दिया जाता है। एक इतिहास तो वो है, बल्कि वह जो लोकमानस की भगीरथी के साथ साथ बहता है, पनपता और फैलता है, और जन सामान्य के सांस्कृतिक पुख्तापन में जिंदा रहता है। ये दूसरा है जन इतिहास। पहला वही अभिजन इतिहास, सरकारी इतिहास, कृष्णा जी के अनुसार। मैं आपसे ये जो जन इतिहास है उसके प्रसंग में एक बात और कहना चाहता हूं। वो ये है कि ये जो जन इतिहास है और दूसरा इतिहास है, दोनों तरह का इतिहास साहित्य में मिलता है। पर साहित्य भी दो तरह का होता है, एक जन साहित्य और एक अभिजन साहित्य। ये अभिजन साहित्य जो है दो रूपों में मिलता है। पुराने समय में लिखित रूप में मिलता था, जब अपने यहाँ प्रकाशन की सुविधा नहीं थी, उसकी व्यवस्था नहीं थी, तो लिखित होता था। पर उसकी दूसरी समस्याएं थी। 90% जनता तो अनपढ़ थी,
कुछ जो पढ़े लिखे लोग भी थे तो लिखित साहित्य में यह भी विधि निषेध था कि अमुक साहित्य अमुक पढ़ सकता है और अमुक नहीं पढ़ सकता। स्त्रियां नहीं पढ़ सकती, शूद्र नहीं पढ़ सकते, दलित नहीं पढ़ सकते, खाली पंडित जी लोग, वाजपेयी, ब्राह्मण लोग पढ़ेंगे। ये है अभिजन साहित्य। अब ये जरूर है कि प्रकाशन के बाद यह विभाजन खत्म हो गया। बाजार में साहित्य की दुनिया में एक तरह का लोकतंत्र लाने का काम किया। आप बाजार में जाइए, ऋग्वेद छपा हुआ हो किताब के रूप में, तो दुकानदार आपसे ही नहीं पूछेगा कि आप पंडित जी हैं कि किस जाति के हैं। ये तो कोई मूर्ख नहीं पूछेगा कि आप स्त्री हैं कि पुरुष है, उसको देख के ही पता नहीं। तब वो खाली एक बात पूछेगा कि इसकी कीमत 1000 है, 1000 लेके आए हो, आप लेकर गए हो तो दीजिए, फिर उसको नहा धो के पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस से आए हो, कार से आए हो, उसी में पढ़ते चले जाए। हुआ कि नहीं लोकतंत्र। इसीलिए जब ये लोकतंत्र आया था ना, तो इंग्लैंड में भी बहुत हंगामा मचा था। इसीलिए रेमंड विलियम्स ने एक बहुत महत्वपूर्ण किताब लिखी थी, लॉन्ग रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन भी खाली तत्काल हो और खत्म हो जाए ये नहीं है, लंबे काल तक चलने वाली प्रक्रिया भी है। बहुत सारी चीजें बदलती है। पर एक समस्या है जन साहित्य से अभिजन साहित्य की भिन्नता। उसका भी संबंध 1857 से मैं जोड़कर देखूंगा कि जो अभिजन साहित्य है, चूंकि वह लिखित और मुद्रित होता है, तो उस पर पाबंदी लगाई जा सकती है और लगाई गई। ब्रिटिश पीरियड में लगभग खाली हिंदी की जानकारी मुझे है 500 किताबों पर पाबंदी लगाई गई थी। उसमें से 2, 4, 5 मैंने छपवाया भी है खोज खाज के। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक में उसका उल्लेख है, भारत दुर्दशा में, प्रेम योगिनी में। उसमें भारत दुर्दशा में एक प्रसंग है, कुतुब खाने का दृश्य। ये भी ध्यान दीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र के निंदक जेएनयू में कुछ थे, अब तो नहीं है। उनको मुसलमान विरोधी साबित करने के लिए सारी कोशिश लोगों ने की। जो आदमी बनारस में जहाँ रहते थे वहाँ पुस्तकालय कहने की परंपरा ज्यादा थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने नाटक में लाइब्रेरी को कुतुब खाना लिखा है। उस कुतुब खाने में पीस लॉयलिटी नाम की एक देवी घुसी, पकड़ने लगी लोगों को, क्योंकि एक मीटिंग चल रही थी कि भारत में अगर दुर्दैव आ जाएगा तो उपाय क्या करें। मैं उस लंबे प्रसंग को नहीं सुनाऊंगा, खाली एक बात। उसमें भारतेंदु खुद को भी ले आते हैं, जिसके लिखा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की अमुक रचना को किस कानून के तहत आपने प्रतिबंधित किया था। तो उसमें एक शब्द है मित्र, हाकिमेच्छा नामक कानून के अंदर। जहां हाकिम की इच्छा ही कानून हो तो लिखिए साहित्य, आप मुद्रित करवाइए। 1857 पर पूरे ब्रिटिश पीरियड में उसके पक्ष में लिखना मुश्किल मामला था, खास तौर से 19वीं सदी में तो और भी। एक बाद के दिनों में एक और हुआ, वंदे मातरम लिखना असंभव हो गया। एक भारत में बड़े बड़े लोग ऐसे पगले भी होते हैं, और सचमुच भारतेंदु के नाटक में
एक पागल है एक जगह। कभी कभी पागल क्रांतिकारी होते हैं और क्रांतिकारी पागल हो जाते हैं। तो उसने क्या किया, एक हमारे यहाँ का था कि आलू जो है, हम लोग गांव में इसका प्रयोग कर चुके हैं। आलू में आप राम के बदले मार लिख दीजिए, उसमें स्याही लगा के छापिए तो राम आ जाएगा नीचे। उसी तरह से वो अपने सारे कपड़े पर बंदर मातरम लिख के बाजार चला गया। ये 30s की बात है। पुलिस ने सारे कपड़े उसके उतरवा लिए और दंगा गांव में भेज दिया। ये तो हालत थी जी। और लोग कहते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र 1857 के पक्ष में लिख के शहीद काहे नहीं हो गए। और अपने क्या किया जी, जिस राज्य में रह रहे थे हम लोग और हैं और पहले भी थे, वो ब्रिटिश राज से कम नहीं है। उसके खिलाफ कुछ आपने लिखकर शहीद होने की कोशिश की क्या? नहीं। तो भारतेंदु को सोचते हैं कि भारतेंदु रामचंद्र शुक्ला आज लिख के शहीद काहे नहीं हो गए। शहीद होना बड़ा गौरव का मामला है, पर दूसरे हों तो और भी अच्छा है। वो एक पाकिस्तानी शायर है, उसने लिखा है कि हक अच्छा, हक के लिए मरना अच्छा, पर हक के लिए कोई और मरे तो और अच्छा। ये याद, ये जो इतिहास है 18, पर लोकगीत के साथ मित्रों एक सुविधा है। लोकगीत तो मौखिक होता है, और लोकगीत की एक और सुविधा ये है कि 10 लोग जमा हुए, एक आदमी लोकगीत सुना रहा है 1857 और अंग्रेजों की जाति और सबके बारे में, बहुत सारे हैं। तब तक देखा कि 4 पुलिस वाले आ रहे हैं, चुप हो गया। पुलिस वाले किस चीज को पकड़ेंगे जी? उसके दिमाग पर पाबंदी थोड़े लगाएंगे, उसकी स्मृति पर पाबंदी थोड़े लगाएंगे, कुछ है ही नहीं सामने जिस पर पाबंदी लगे। इसीलिए लोकगीत सारे अत्याचार अन्याय के विरुद्ध जीवित रहे 1857 के बारे में या और किसी बारे में। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि लोकगीत भी मौखिक होने के कारण स्मृति निर्भर होते हैं, और जन इतिहास भी स्मृति निर्भर होता है। मेमोरी की स्मृति के सहारे वो चलता है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं। सच्चा इतिहास, जन इतिहास तब बनता है जब जो इतिहास के ऑब्जेक्ट हैं, माने जिनके बारे में इतिहास लिखा जा रहा है, जो इतिहास की वस्तु हैं, वो जब सब्जेक्ट बनते हैं, माने स्वयं इतिहास लिखते हैं, तब सच्चा जन इतिहास लिखा जाता है। 2 उदाहरण दूंगा। सारे अमेरिका से लेकर फ्रांस और दूसरी जगहों पर कब्जा तो इन सबों ने, बदमाशों ने, सारे ब्लैक्स पर किया। उनको गुलाम बनाया, खरीदा, बेचा। इतिहास में उनके लिए कोई जगह नहीं थी। तो क्या हुआ कि बाद के दिनों में वो स्वयं जागृत हुए। ब्लैक्स एक से एक बड़े इंटेलेक्चुअल हो चुके हैं। आप में से जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं सबको मालूम है, फ्रेंच फेनन वेस्ट इंडीज के एक छोटे से टापू वाले राज्य के थे, फ्रांसीसी कब्जे वाले। फ्रेंच फेनन ने लिखा है कि जब वो पेरिस गए पढ़ने, तो एक फ्रेंच बच्चा छोटा सा था, वो देखा इसको, तो ब्लैक तो थे ही, तो ये स्वयं उन्होंने उद्धृत किया है कि मैं सुनकर समझ लिया कि हमारी हैसियत क्या है फ्रांस में। कहा बच्चे ने कि माँ
अब जाहिर है फ्रेंच में ही कहा होगा, मैं तो हिंदी में सुना। तो माँ ये देखो निग्रो है, मुझे डर लग रहा है। ये इतिहास का उलटना पुलटना। इसीलिए मैंने कहा कि फ्रेंच फेनन जब रेशियल रिलेशनशिप के बारे में लिखते हैं तो एक बात होती है, और जब कोई गोरा उसी के बारे में लिखता है तो एकदम भिन्न होती है। बहुत पहले चिनुआ अचेबे ने शायद लिखा था कि जब हिरण इतिहास अपना लिखेंगे तब ही इतिहास उनका सच्चा होगा, नहीं तो बाकी इतिहास हिरण के शिकारियों का इतिहास, उनका स्वर्ग का इतिहास हो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये टेक्निकल शब्द का उपयोग कर रहा हूँ। इतिहास वाले लोग इससे परिचित हैं कि जब तक ऑब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री जब तक सब्जेक्ट नहीं बनेगा, मैंने वो नहीं लिखेगा। भारत में दिखाई दे रहा है ना जी, दलित अब अपना इतिहास लिख रहे हैं, स्त्रियां अपना इतिहास लिख रही हैं, आदिवासी अपना इतिहास लिख रहे हैं। नहीं तो आपके लिए तो ये जो मुख्य धारा के पंडित विद्वान लोग हैं उनके लिए तो सारे आदिवासी बड़े बड़े नाक दांत और सींग वाले राक्षस ही हो गए जी, वो सब आदिवासी है। इसलिए जन इतिहास के लिए ये जरूरी है कि जो इतिहास की वस्तु हैं वो इतिहास के व्यक्ति हों और अपना इतिहास लिखें। अब अंत में आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो साहित्य में इतिहास है वो दोनों तरह के में होता है, पर दोनों तरह में दो तरह का इतिहास होता है। एक तो देखिए साहित्य में, ये तो बहुत लंबा प्रसंग है, सबकी बात मैं नहीं करूँगा, मैं केवल हिंदी साहित्य के इतिहास से एक काल की बात करूँगा। रीतिकाल के साहित्य में इतिहास कितना और कैसा है सारा करने लगूंगा। भक्ति काल और पुराना तो लंबा होगा, इतनी फुर्सत ना आपको है ना मुझे, खाली रीतिकाल। और वैसे भी अपने समय के इतिहास से जितना गहरा रिश्ता रीतिकाल का है उतना भक्ति काल के महान कवियों का भी नहीं है। माने रीतिकाल के पहले बड़े कवि हैं केशवदास। केशवदास ने दो काव्य ग्रंथ लिखे, जहांगीर जस चंद्रिका। जहांगीर तो सीधे बादशाह था उनके समय, जहांगीर जस चंद्रिका, और दूसरा